अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर और आज हमारे साथ डॉक्टर उमर खान दोबारा हमें यूएसए से इन्होंने ज्वाइन किया है और हमारा एक अहम मौजू है, वो हम बात करेंगे डायबिटीज पर। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसका पूरी दुनिया में लोग इसमें मुब्तला हैं और लोगों में अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस में लोग मुब्तला हो जाते हैं। तो हम इनसे बात शुरू करते हैं। डॉक्टर उमर साहब, थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम यूएसए। थैंक यू सो मच अदील भाई। मेरी खुशी है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं और हम कोशिश करेंगे कि लोगों तक चंद बातें पहुंचा सकें। हम ये जानना चाहते हैं हर वक्त कि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो वो आप हमारे व्यूवर्स तक जरूर डिलीवर कीजिएगा, तो इसलिए मैं आपको बार बार जहमत देता हूँ। Not a problem. I'm always here, and if you have any questions, and if your viewers have any questions, मैं हाजिर हूँ प्लीज। डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज क्यों हो जाती है? व्हाट आर द रीजंस? डायबिटीज मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। पहला जो ब्रॉड कैटेगरीज में अगर इसको डिवाइड करें तो पहली डायबिटीज होती है उसे कहते हैं डायबिटीज टाइप 1, और फिर होती है डायबिटीज टाइप 2। डायबिटीज टाइप 1 होती है जो ज्यादातर बच्चों में और टीनेजर्स में शुरू होती है, और इसमें ये होता है कि इंसान का जो लबलबा होता है जिसको पैनक्रियास कहते हैं, ये इंसुलिन जो हार्मोन होता है जो पैनक्रियास से निकलता है, ये बिल्कुल बनना बंद हो जाता है। इससे क्या होता है कि शुगर जो इंसान के अंदर चीनी जो खून में बह रही होती है, ये बहुत ही बढ़ जाती है। तो ये डायबिटीज टाइप 1 होती है। जो डायबिटीज टाइप 2 होती है, ये आमतौर पे जिसको हम कहते हैं डायबिटीज लोगों को होना, और ये अक्सर औकात ये बड़े लोगों में होती है, और इसकी भी चंद किस्में हैं लेकिन इन पेचीदगियों में हम अभी नहीं घुसेंगे। लेकिन ये डायबिटीज होती है अक्सर औकात तर्ज जिंदगी पे डिपेंड करती है, और अक्सर औकात ये उन लोगों में होती है जो ज्यादातर मोटे हैं या उनका वजन भारी है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक नॉर्मल आदमी को कैसे पता चले कि वो अब डायबिटीज उसको हो चुकी है? क्या इसकी इनिशियल सिम्टम्स होती हैं? अच्छा, लगता है कि आपका सवाल है डायबिटीज टाइप 2 के बारे में, जो या टाइप जवान 2 के हवाले इंसान से? है और बड़ा इंसान है। डायबिटीज टाइप 2 के बारे में लगता है कि आपका ये सवाल है। तो डायबिटीज टाइप 2, जैसे मैंने बात किया कि ये होती है उन लोगों में जो उनका वजन थोड़ा भारी हो, उन लोगों में ज्यादा होता है, लेकिन वजन भारी होने के बगैर भी हो सकती है। हर बंदे को पता होना चाहिए कि डायबिटीज की क्या अलामत हो सकती हैं। तो सबसे पहली अलामत इंसान को जो पेश आती हैं, वो ये हो सकता है कि इंसान रात को पेशाब ज्यादा कर रहा है, रात को उसको उठने की जरूरत पड़ रही है, उसको पेशाब ज्यादा आ रहा है। फिर इंसान को ये पेश होता है कि इंसान को प्यास बड़ी लगती है, इंसान को प्यास बड़ी लगती है और पानी बहुत ज्यादा पीना शुरू हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पेशाब कर रहा है, पेशाब दिन में भी ज्यादा कर रहा है और रात को भी पेशाब ज्यादा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसे प्यास काफी लगेगी। फिर इंसान को ये हो सकता है, कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि पैर में सुइयां चुभ रही हैं या पैर में अजीब किस्म की कैफियत महसूस हो रही है, ये भी इंसान को हो सकता है। फिर इंसान को जो महसूस होता है प्यास के साथ साथ मुंह बहुत खुश्क इंसान को महसूस होता है। इंसान के साथ चंद ऐसी कैफियत गुजरती हैं कि इंसान को महसूस हो सकता है कि उनको शुगर तो ज्यादा है। आपका आपका कहने का मकसद है एक नॉर्मल आदमी को ये नजर रखनी चाहिए कि अगर उसको बहुत ज्यादा यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है या एक्सेसिव थर्स्ट फीलिंग हो रही है, तो दैट कुड बी द रीजन ऑफ इनिशियल सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, तो फौरन चेक करवानी चाहिए। जी, अगर मुंह खुश्क है, पानी ज्यादा पीने की जरूरत पड़ रही है और ड्राइनेस बंदा बढ़ जाए। पेशाब और बंदा पेशाब बहुत निकाल रहा है, रात को भी उठने की जरूरत पड़ रही है, तो फिर हो सकता है कि उसको डायबिटीज है। ये चीजें इंसान अपने डॉक्टर से जरूर बात करे। अच्छा, क्या मर्दों के मुकाबले में औरतों में ज्यादा होती है या कि दोनों में इक्वली हो सकती है या मर्दों में ज्यादा है ये? जी, ये इसका पाकिस्तान के लिहाज से मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये अक्सर औकात मर्दों में ज्यादा होती है, खवातीन में भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा डिपेंड करता है कि मोटापा किस में ज्यादा है। अक्सर हम्म। औकात देखा जाता है कि अगर खातून काम नहीं करती, उनका ज्यादा अंदेशा होता है कि ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो वजन उनका थोड़ा भारी हो, तो फिर उसके साथ शुगर की बीमारी इंसान को ज्यादा लग सकती तो ऑब्वियसली ये आपका जो एक्टिव लाइफस्टाइल है इसका एक बड़ा रोल होता है। अगर आप एक लेजी लाइफ स्पेंड करें, सो देयर आर चांसेस कि आपको डायबिटीज हो सकती है। है। जी बिल्कुल, ये तर्ज जिंदगी पे इस पे बहुत मबनी है। अच्छा, अगर डायबिटीज के लिए क्या बेसिक टेस्ट होते हैं? जैसे आजकल होम बेस्ड मॉनिटरिंग मशीन डिवाइसेस भी आ गई हैं और पहले लेबोरेटरी में लोग जाके टेस्ट करवाते थे, तो आपकी क्या रिकमेंडेशन होती है? जी, इसके चंद टेस्ट हैं, और जो मोटे मोटे टेस्ट जो इंसान कर सकता है। और अगर घर में किसी और को डायबिटीज है या शुगर की बीमारी है, तो वो उनके औलाद भी इस्तेमाल इंसान कर सकता है। तो सबसे पहले ये है कि फास्टिंग शुगर लेवल, यानी कि जो खाली पेट पे जो इंसान अपने खून का जो टेस्ट करता है उसको कहते हैं फास्टिंग शुगर लेवल। तो हम्म। सुबह उठने के साथ इंसान नाश्ता खाने से पहले अगर फास्टिंग शुगर लेवल 100 से बढ़ा हुआ है, और 100 और 125 के दरमियान है, इसको कहते हैं प्री डायबिटीज। अगर फास्टिंग शुगर लेवल 125 से बढ़ के है, 126 से बढ़ के है, तो उस वक्त कहते हैं कि इंसान को डायबिटीज हो गया है। और दूसरी जो रीडिंग होती है उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C। अभी तो हमने ये फास्टिंग की बात कर ली। फिर होता है कि रैंडम शुगर लेवल टेस्ट। अगर आपका रैंडम शुगर लेवल टेस्ट 200 से ज्यादा है और आपके अंदर शुगर के सिम्टम्स भी आ रहे हैं, यानी कि पेशाब आपको ज्यादा आ रहा है और आपको पानी भी ज्यादा पीने की जरूरत पड़ रही है,
तो फिर भी आपका डायबिटीज आपकी डायग्नोस हो जाती है। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि डायबिटीज के अंदर कितनी टाइप के टेस्ट होते हैं, और आजकल जो घर में जो डिवाइसेस आई हुई हैं, क्या वो रिकमेंडेड होती है, नहीं होती है, लैब से करवाना चाहिए, और नॉर्मल रेंज क्या होती है टेस्ट की? चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर लोग चाहते हैं कि पता हो कि भाई क्या शुगर लेवल होनी चाहिए और कौन सी शुगर हम्म। लेवल बढ़ी हुई है। तो चंद किस्म के टेस्ट होते हैं। एक तो हम पहले हम फास्टिंग टेस्ट की बात करते हैं। फास्टिंग का ये मतलब होता है कि इंसान का खाली पेट है, पिछले 8-10 घंटे इंसान ने कुछ नहीं खाया हुआ, कम से कम कोई खुराक नहीं खाई हुई, पानी ठीक है उसके लिए। तो हम्म। फास्टिंग में ये होता है कि अगर फास्टिंग ब्लड टेस्ट बंदा करे, सुबह उठ के करे और खाने से नाश्ते से पहले बंदा अपना शुगर टेस्ट करे, अगर उसका 100 से बढ़ गया है, शुगर लेवल उसका 100 से बढ़ गया है और 100 से और 125 के दरमियान है, तो उसको कहते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, प्री डायबिटीज भी इसको कहते हैं। अगर हम्म। 126 से ये लेवल बढ़ जाए तो फिर कहते हैं कि इंसान को शुगर हो गया। अच्छा, दूसरा टेस्ट इसी के साथ होता है, इसको कहते हैं रैंडम। रैंडम का मतलब है कभी भी बंदा कर ले, हो सकता है कि बंदा हम्म। खाने के बाद ये टेस्ट करे या कभी भी करे, इसको कहते हैं रैंडम। रैंडम का मतलब है कि कभी भी। हम्म। ये टेस्ट अगर इसका लेवल 200 से ज्यादा है और इंसान को डायबिटीज के सिम्टम्स भी आ रहे हैं, यानी कि पेशाब ज्यादा आ रहा है, यानी कि इंसान को प्यास वगैरह ज्यादा लग रही है, तो इस सूरत में भी हम्म। डायबिटीज डायग्नोस हो जाती है। एक और टेस्ट की बात करते हैं, उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C। इसमें क्या होता है कि ये आपके पिछले 2 से 3 महीने डायबिटीज के लेवल का आपको बताता है कि ये आपका डायबिटीज का लेवल पिछले 2 से 3 महीने में कैसा रहा था। अगर ये ऑलराइट। 5.7 से बढ़ जाए तो उसे कहते हैं प्री डायबिटीज, और अगर ये 6.5 से बढ़ जाए तो उसे कहते हैं डायबिटीज। तो अगर ये 5.7 से बढ़ जाए, इसका मतलब है कि आपको होशियार रहना चाहिए कि आपकी शुगर की बीमारी आपके आपके पास पहुंचने वाली है। तो आप इस वक्त बहुत मोहतात रहें, अपने खाने पीने का लिहाज करें। अगर ये लेवल आपका 6.5 से बढ़ जाए तो आपको कहते हैं कि आपको फुल ब्लोन डायबिटीज आपकी शुरू हो गई है। अच्छा, ये बताइए, एक दफा डायबिटीज हो जाए तो इसके बाद क्या क्या हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं? अगर एक बंदे को उसके बाद वो मेडिकेशन भी कर रहा है और शुगर उसके कंट्रोल में भी है, क्या उसके बावजूद, कंट्रोल होने के बावजूद भी कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन उसको हो सकती हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। क्योंकि आपने दो बातें कही। अगर इंसान की डायबिटीज कंट्रोल में भी है और शुगर कंट्रोल में भी है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? जी, ये कहना कि हम्म। डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशंस, अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में भी है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, ये कहना मुमकिन नहीं है। 100% आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। हाँ, अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं होगा तो फिर आपको कॉम्प्लिकेशंस बहुत जल्दी पेश आएंगी और चंद सालों के अंदर आपको महसूस हो जाएगा कि डायबिटीज आपकी तरफ पहुंच गई है और इससे आपको नुकसानात महसूस हो रहे हैं। चंद चीजें सबसे पहले जो इंसान को महसूस होती हैं, उनमें पैर में नमनेस, यानी कि ऑल्टर्ड सेंसेशन इन द फीट, इंसान के तलवे उनको महसूस नहीं हो रहे, या इंसान के तलवों में इंसान को सुइयां चुभ रही हैं, ये पहले अलामात में से है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान के गुर्दे और ऑर्गन्स वगैरह बहुत मुतासर होते हैं, यानी कि आपके जो खून की नालियां होती हैं, सबसे पहले छोटी नालियां होती हैं, वो खराब हो जाती हैं, वो बंद होना हम्म। शुरू हो जाती हैं। फिर ये होता है कि खून की बड़ी नालियां होती हैं, वो बंद होना शुरू हो जाती हैं। ये पूरे जिस्म में होता है। ये आपके दिमाग में भी होता है, ये आपके दिल में भी होता है, ये आपके गुर्दों में भी होता है, ये आपके पैर में भी होता है, ये आपके हाथ में भी होता है, ये आपके आंखों के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। इंसान की बीनाई भी इंसान खो बैठ सकता है। इसके साथ साथ आपके गुर्दों में ऐसी कैफियत पेश आती है कि आपके गुर्दे शुगर भी लीक कर रहे होते हैं और खून वगैरह भी आपके गुर्दे ओ। लीक कर रहे होते हैं। पेट में क्या होता है? पेट आपका सुस्त हो जाता है। जब आपका पेट सुस्त हो जाता है, उसको कहते हैं गैस्ट्रोपरेसिस। अक्सर औकात लोगों में ये होता है कि पेट इतना सुस्त हो जाता है कि इंसान को उल्टियां करना शुरू हो जाता है। तो ये भी डायबिटीज हम्म। की एक अलामात है, लेकिन ये आगे जाके होती हैं। आहिस्ता-आहिस्ता पैर में ये होता है कि पैर में इंसान को महसूस नहीं होता। हो सकता है कि बंदे को चूहा काट रहा हो पैर में, लेकिन इंसान को बिल्कुल महसूस नहीं होगा, क्योंकि कुव्वत नमनेस हो जाती है। क्योंकि नमनेस वगैरह और इंसान को बिल्कुल महसूस नहीं होता। ये बहुत ही बुरी स्टेज होती है। औकात ये होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ इन्फेक्शंस पैदा हो जाती हैं। जब इन्फेक्शंस पैदा हो जाती हैं तो डॉक्टर को फिर आहिस्ता-आहिस्ता उँगलियाँ काटनी पड़नी शुरू हो जाती हैं। और इस स्टेज में अगर इंसान हम्म। पहुँच जाता है, इसका मतलब है कि ना तो सिर्फ पैर में आपकी जो खून की नालियाँ वो बंद हैं, इसका मतलब है कि आपके दिमाग के अंदर भी बंद है आपको, लेकिन अब पता नहीं है। आपके दिल के अंदर भी आपकी खून की नालियाँ बंद हैं, लेकिन आपको अभी पता नहीं है। सवाल ये है कि इंसुलिन पे जो लोग चले जाते हैं, ऐसा क्या होता है, क्या विद द टाइम पहले वो मेडिसिन पे होते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर रही होती, फिर लास्ट में उनको इंसुलिन देनी पड़ जाती है, या ऐसा भी हो सकता है कि अचानक आपकी डायबिटीज डायग्नोस हुई, फिर आपको डायरेक्ट इंसुलिन पे डाल दिया जाए, बॉडी में जो आपके पैंक्रियास है वो इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रहा है? आपने क्या ये बिल्कुल सही अचानक भी बात हो की। सकता है या ग्रेजुअली होता है ये? आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि डायबिटीज छुपी होती है, इंसान को पता नहीं चलता, या अगर पता चलता है तो इंसान उस पर ध्यान नहीं रखता और अपना मुआयना नहीं करवाता।
तो डायबिटीज हम्म 5 साल में 10 साल में इंसान को फिर असरअंदाज करती है। फिर क्या होता है कि इंसान को कभी कभार ये होता है, सो कहते हैं कि कीटोएसिडोसिस या हाइपर ऑस्मोलर स्टेट, ये दो कैफियत इंसान की होती है जिसके अंदर इंसान का शुगर लेवल बहुत ही बढ़ जाता है। 300, 400, 500, ओके 600, मैंने 1000 से भी ऊंची शुगर की लेवल्स देखी हुई हैं। ये अक्यूट सिचुएशन होती है जो बहुत जानलेवा हो सकती हम्म है। लेकिन इस वक्त डॉक्टर फिर पकड़ लेते हैं और बंदा इस वक्त अस्पताल पहुंचा होता है, तो उस वक्त क्लियरली पता चल जाता है कि भाई इसको डायबिटीज हुई हुई है। अक्सर औकात इन सूरत हाल में ऐसा होता है कि इंसान को इंसुलिन पे डालना लाजमी पड़ जाता है, क्योंकि ये ऐसे ही नौबत आ चुकी है कि इंसान अब दवाइयों से इंसान का कोई फायदा नहीं हो सकता और इंसान को इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल आपने अच्छा सिनेरियो बताया, ये अक्सर औकात होता है। अक्सर औकात ये डेवलपिंग कंट्रीज में पेश आता है जहां मेडिकल फैसिलिटीज इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है और लोगों में शऊर नहीं है। अक्सर औकात हम्म। ये भी पेश आती है बात। अच्छा, ये मेरा सवाल ये है कि पैंक्रियास जो आपका काम करते हैं, कि ये पैंक्रियास आहिस्ता आहिस्ता करके वीक होते हैं, या आप चूंकि बेहतियाती पे लगे होते हैं, जो पैंक्रियास की एक जवान आदमी जो एक फंक्शन होता है, तो विद द एजिंग क्या उसकी भी फंक्शन में फर्क पड़ जाता है? आपने बिल्कुल सही बात की और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो डायबिटीज टाइप 2 होती है, इसके अंदर पहले तो ये होता है कि इंसान की शुगर जो होती है वो पैनक्रियास से इंसुलिन बनाना शुरू करवाती है, जाहिर सी बात है। और आहिस्ता जो आपका लबलबा है जिसको पैनक्रियास कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये कोशिश करता है कि जी जी। ज्यादा इंसुलिन बनाए। लेकिन अगर इंसान ठीक है। खाना भी ज्यादा खाए और शुगर वगैरह ज्यादा खाए और सोडा वगैरह पिए, ज्यादा चीनी ज्यादा खाए, तो फिर पैनक्रियास कोशिश करता है कि वो ज्यादा इंसुलिन बनाए। लेकिन एक चीज हम्म। पैदा होती है इंसान के जिस्म के अंदर जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी कि जी इंसुलिन हाँ। तो है, लेकिन आपकी बॉडी उसको इस्तेमाल सही तरह नहीं कर सकती। आपकी बॉडी इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्या? फिर आपको और इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। और अगर इंसान और भी मजीद खाना रखे और लिहाज मत करे और अपने खाने का ध्यान नहीं रखे, तो फिर इसमें ये होता है कि इंसुलिन बढ़ती जाती है, लेकिन आखिरकार ऐसा होता है कि पैनक्रियास थक जाता है। उसे कहते हैं पैनक्रियास बर्न हम्म। आउट हो जाता है। इस सूरत हाल में ठीक है। फिर आपकी इंसुलिन कम होनी शुरू हो जाती है और आपका पैनक्रियास, आपका लबलबा काफी सिकुड़ भी जाता है इस सूरत हाल में। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन वर्सेस एशियंस, या एशियंस में डायबिटीज एक रिपोर्ट के मुताबिक मैंने पढ़ा ज्यादा होती है कंपैरेटिवली यूरोपियंस, खासकर यूके के व्हाइट्स में, लेकिन अमेरिका में क्या रेशो है? ये आपने बहुत अच्छी अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। बिल्कुल सही है। जो पाकिस्तान, बरसगीर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो बाशिंदे होते हैं, इनमें दिल की बीमारियां, डायबिटीज बहुत जल्दी लग सकती हैं। और चंद साल पहले सिर्फ तहकीक सिर्फ गोरों में थी, अब तहकीक हम लोगों के अंदर भी वाज़े तौर पे आ गई है। और ये वाज़े तौर पे इसके पीछे सबूत भी है कि हमें शुगर वगैरह और दिल की बीमारी हमें ज्यादा लगती हैं, इसलिए हमें ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। और ये मैं ये बताते चलूं, अक्सर औकात कहते हैं कि डायबिटीज का रिस्क फैक्टर आपका बढ़ जाता है अगर आपका BMI 25 से ज्यादा है, तो आपका डायबिटीज का रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों में, इंडियंस वगैरह में, हमारे अंदर अगर आपका BMI 23 से ज्यादा है, तो आपका डायबिटीज का वो रिस्क फैक्टर है। क्या हमारे यहाँ वजह इस बात की तो नहीं है कि हमारा चूंकि डाइट का जो प्रॉब्लम है, हम लोग के रोटी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, अगर हम ये बात गौर कर रहे हैं कंपैरेटिवली विद द वेस्ट, या इसकी वजह से एक्स्ट्रा कार्ब्स और फिर मोटापा और फिर डायबिटीज तक चले जाते हैं? इसके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है? नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स और रोटी वगैरह और गंद बला तो अमेरिकी भी बहुत खाते हैं, लेकिन मेरी नजर में हमारे यहाँ जेनेटिक्स हमारी ऐसी है कि जो हमें ज्यादा तौर पे प्रीडिस्पोज करती है। मसलन एक बंदा है जिसका कद है 5 फुट 8 इंचेस, यानी कि दरमियाना कद है, काफी लोगों का इतना कद होता है। इस कद में आपका वजन है 150 पाउंड्स, यानी कि 68-70 केजी, तो आपका BMI आराम से 23 से बढ़ जाता। तो ये आप ठीक है। थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि ये हमारे अंदर ज्यादा ही हमारी प्रीडिस्पोजिशन है। हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं कि हमारे अंदर ये बीमारियां ज्यादा आसानी से लग सकती हैं। लेकिन जैसे अभी आपने ये बात कही कि बीएमआई का बड़ा ताल्लुक होता है, ऑब्वियसली बीएमआई का ताल्लुक है, मोटापा है। अगर हम मोटापे को इंटरलिंक करें जो हमारी डाइट है रोजमर्रा की, तो मेरा पॉइंट ये था कि क्योंकि हमारी डाइट में कार्ब्स का बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज है, अगर खासकर इंडिया पाकिस्तान की बात करें, एक रोटी जो है हमारी डाइट मील का एक अहम पोर्शन है, रोटी और राइस। एज वी ऑलरेडी नो कि होल व्हीट रोटी का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा लोग क्लियर नहीं है, जनरल तो लोग बात करते हैं जनरली। और अगर राइस की बात करें तो व्हाइट राइस का यूज बहुत ज्यादा है। तो कार्ब्स तो ऑब्वियसली जब मोटापे का ताल्लुक है, तो इससे तो आपका इंसुलिन वगैरह ये सब कुछ मुतासर तो होना है। तो इसलिए मेरा सवाल ये था कि इसका तो बड़ा इन्फ्लुएंस होता होगा डायबिटिक होने पर। बिल्कुल सही, जाहिर सी बात है। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा है। चाइनीज वगैरह जो लोग हैं जो फार ईस्ट में हैं, वो बहुत चावल खाते हैं, हमसे भी ज्यादा चावल खाते हैं। वो तो बिल्कुल व्हाइट राइस खाते हैं। लेकिन ये ठीक बात है। भी दुरुस्त भी है कि उनके अंदर भी डायबिटीज वगैरह ज्यादा है। लेकिन हम्म। अमरीकियों को आप देख लें, ब्रेड वगैरह बहुत खाते हैं, अमरीकी पास्ता वगैरह बहुत खाते हैं। इवन दो पास्ता हम्म। रोटी से बेहतर है, लेकिन ये भी हम्म। काफी खाते हैं। लेकिन ये तस्दीक शुदा बात है कि हमारे अंदर और ईस्टर्न एशियंस यानी कि चीनी लोग वगैरह, जापान लोग वगैरह, इनमें भी डायबिटीज ज्यादा है। अमरीकियों से इनमें भी डायबिटीज वगैरह ज्यादा है।
लेकिन हम साउथ एशियंस हैं, मुझे लगता है कि हम बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि हमारे अंदर जब भी कोई बिल्कुल अलग पाकिस्तानी है। इंडियन हमारे अस्पताल में आता है, तो हम मोहतात हो जाते हैं कि भाई हमारे अंदर ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, हमें ज़्यादा दिल ठीक की है। बीमारियाँ लग सकती हैं, हमें ज़्यादा दिमाग की बीमारियाँ लग अच्छा, सकती हैं। स्ट्रेस का कितना ताल्लुक है डायबिटीज से? स्ट्रेस के पीछे मुझे अभी एग्जैक्टली पता नहीं कि स्ट्रेस का डायबिटीज से ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन स्ट्रेस बिल्कुल ही एक वजह होती है कि इंसान का शुगर लेवल बढ़ जाए। स्ट्रेस में यानी हम्म। कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो स्ट्रेस हार्मोन होता है। कोर्टिसोल ठीक और है। ये सारे स्ट्रेस हार्मोन्स वक्ती तौर पर तो बेहतर होते हैं, क्योंकि इंसान को जब स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को काबू पाने के लिए और स्ट्रेस में जो चीज होती है उसको हैंडल करने के लिए स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर ओके। स्ट्रेस ज्यादा देर तक जारी रहेगा, हफ्ते महीने सालों तक जारी रहेगा, तो इंसान की बॉडी के लिए बहुत ही मुज़र है। और स्ट्रेस हार्मोन सारे ग्रोथ हार्मोन, कोर्टिसोल वगैरह, नोरेपेनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन वगैरह इस किस्म की चीजें ये शुगर के लेवल को बढ़ाती हैं। इसलिए कहा जाता है अच्छा। कि आप अच्छी तरह सोया करें और स्ट्रेस को ऑलराइट। दूर रखा करें। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेटेस्ट मेडिकेशन इस वक्त क्या चल रही है आपके यहाँ यूएस वगैरह में और पाकिस्तान में इस वक्त? जी, लेटेस्ट मेडिकेशन बहुत सारी मेडिकेशंस हैं। ट्रूलिसिटी एक और मेडिकेशन है। इंसुलिन की चंद फॉर्मुलेशंस हैं जो कहा जाता है कि ये इंसान को मोटापा पैदा नहीं होने देती, क्योंकि जो पुरानी इंसुलिन थी उन इंसान को मजीद मोटा कर देती हैं। आजकल इंसुलिन हम्म। ऐसी आ रही हैं कि कम मोटा करती हैं, लेकिन ये महंगी बहुत है, और लेकिन फिर भी इंसान को कुछ ना कुछ मोटा जरूर करती हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो हफ्ते में 1 दफ़ा लेनी पड़ती हैं, और कुछ पुरानी दवाइयाँ हैं जो काफ़ी बेहतर हैं, जैसे मेटफॉर्मिन और ग्लूकोफाज वगैरह जो पाकिस्तान में भी दस्तयाब हैं। ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, ये हर बंदे को, ज़्यादातर डायबिटीज़ के लोगों को लेनी चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ये ग्लूकोफेज की आपने बात करी, ये क्या वेट लॉस में भी काम आती है और फीमेल्स हार्मोनल प्रॉब्लम्स में भी यूज होती है ये? जी, ये वेट लॉस के लिए काम आती है, और ये अक्सर औकात उन लोगों में तजवीज़ की जाती है जिनका वज़न भी बढ़ा होता है। अक्सर औकात डायबिटीज़ के लोग, उनका वज़न बढ़ा होता है, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी भी कंसिडर की जाती है। ग्लूकोफाज और मेटफॉर्मिन को कहा जाता है। जो आपका दूसरा सवाल था कि यानी कि फीमेल के अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स के अंदर ये इस्तेमाल होती हैं, बिल्कुल ये मेटफॉर्मिन, ये खास तौर पे पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, पीसीओएस जिसको हम्म। कहते हैं, ये उसमें भी ये फ़ायदा देती है, और वज़न कम करने में भी ये फ़ायदा इसका काफ़ी मिलता है। अच्छा, ये बताइए कि एक्सरसाइज और डाइट, क्या ये मुमकिन है कि अगर हम इस पे ज्यादा फोकस करें तो हमारा मेडिकेशन से जान छूट जाए और डायबिटीज कंट्रोल हो जाए और विद द टाइम हम मेडिसिन खाना भी छोड़ दें अगर हम एक्सरसाइज ज्यादा फोकस करें? जी, जी, आपने बहुत ही उम्दा सवाल किया है। और जैसे हमने दवाइयों की बात की, लेकिन सिर्फ़ दवाइयाँ इंसान की डायबिटीज़ का इलाज नहीं कर सकती। दवाइयाँ सिर्फ़ ऐसे है कि अगर दीवार आपकी ख़राब है, आपने ऊपर प्लास्टर लगा दिया, ऊपर उसके ऊपर आपने पेंट लगा दिया है, तो ये दवाइयाँ करती हैं। लेकिन अगर आपने वाक़ई अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है और आपने अब डायबिटीज़ को दूर रखना है, यानी कि आप प्री डायबिटीज़ स्टेज पे पहुँच गए हैं, जो जो चंद चीज़ें वाहिद तौर पे तस्दीकशुदा बात है कि अगर आप लाइफ़स्टाइल और डाइटरी मॉडिफ़िकेशंस करेंगे, तो आपकी शुगर की बीमारी टल सकती है, काफ़ी देर तक आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं, और हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ की दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अच्छा। यानी अच्छा कि जी। अच्छा, अगला सवाल ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स में अगर वुंड्स या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाए तो उसको हील होने में काफी टाइम लगता है, तो उस सूरत में क्या हंगामी सूरत में क्या करना चाहिए? जी, अगर डायबिटीज़ बंदे को है और उनको वुंड्स हो रही हैं, इसका मतलब है कि आप उस लेवल तक पहुँच गए हैं कि आपकी डायबिटीज़ बहुत बुरे स्टेज पे पहुँच गई है। इसका ये हम्म। मतलब है कि आपका जो जिस्म है, आपके जिस्म के पुर्ज़े, आपके जो पैर के आपके अंगूठे हैं, वो हल्के-हल्के मरने शुरू हो गए हैं। फिर इस सूरत-ए-हाल में इंसान का ये होता है कि इन्फेक्शंस वगैरह इंसान को लगनी शुरू हो जाती हैं। इस सूरत-ए-हाल में फिर भी आप जो कर सकते हैं, वो ये है कि दोबारा अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें। हो सकता है कि हम्म। आपका ये जो सिलसिला शुरू हो गया है, ये आहिस्ता हो जाए, और अगर ज़्यादा आप कंट्रोल में करेंगे, हो सकता है कि रुक भी जाए, लेकिन इस नौयत पे अगर आप पहुँच गए हैं, तो काफ़ी मुश्किल है इसके बाद। डॉक्टर उमर साहब, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने इतनी मुफीद मालूमात हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा इसी तरह हमारे व्यूअर्स को इस तरह रहनुमाई करते रहेंगे। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। बिल्कुल नॉट अ प्रॉब्लम अदील भाई, एंड आई लव टू बी टॉकिंग टू यू अगेन। आजकल के दौर में सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों से बाखबर रहने के लिए मुआलिज मैगजीन के फ्री ई मेंबर बनिए और अपने मोबाइल पे हर माह मुआलिज मैगजीन पढ़िए। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिखकर मैसेज कीजिए 0334 1325 134। फेसबुक एड्रेस मुआलिज मैगजीन।